हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज देखते हैं ओसीएम क्लास 12th 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल्स। सो हेनरी फेयोल्स जो हैं वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर पाए टू अचीव देयर गोल, ताकि अपने गोल की तरफ जो है वो बढ़ के जो भी कोई बिजनेस लाता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोई लाता है तो उसका एक एम होता है। तो वो गोल, एम गोल जो भी कुछ होता है तो वो गोल वो इजीली अचीव कर पाए, इसलिए उन्होंने जो है ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। राइट, ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क के लिए भी आता है, 4 मार्क के लिए भी आता है। तो अगर 4 मार्क के लिए आता है तो 4 to 5 पॉइंट लिखने। ऑलवेज ट्राई टू राइट 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो किसी और में मार्क्स आपका एडजस्ट हो जाए। दूसरा, ये प्रिंसिपल्स जो है वो सीक्वेंस वाइज ही लिखने हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। जैसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी है, सेकेंड डिसिप्लिन है, कमांड है, डायरेक्शन है, वट एवर इट इज, तो उसको सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। तो चलिए पहले फटाफट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, राइट, यही जो बोल रहा है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क जो है वो डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। राइट, तो सी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज। तो सिंपल लैंग्वेज, ये वर्क जो है वो डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। आपने अपने कॉलेज में देखा होगा कि आपको जो भी अकाउंट्स है, एसपी है, ओसी है, इकोनॉमिक्स है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए आपकी अलग अलग मैम होंगे या तो सर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं सकते, बट दे हैव डन दैट एक्सपर्टी इन पर्टिकुलर दैट सब्जेक्ट। इसलिए जो है वो क्या, उनको वो सब सब्जेक्ट दिया गया है। सो डिफरेंट टीचर टीचेस यू द डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स। क्यों? दैट इज देयर डिवीजन ऑफ वर्क। अभी मान लो कि कल आपने एमबीए किया है, तो अगर आपने एमबीए फिनांस किया है तो आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो फिनांस मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं बोलेंगे ठीक है भाई तू एमबीए है तो यू कैन गो एंड सिट इन द एचआर डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। तो ये पॉइंट का सिंपल समरी है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन, आपने एमबीए फिनांस में किया है तो यू आर द स्पेशलाइज इन द फिनांस डिपार्टमेंट। तो अगर आपको फिनांस का डिपार्टमेंट मिलेगा यू विल वर्क एफिशिएंसी। राइट, तो ये बिजनेस का क्या होगा? बिजनेस का जो है वो स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। Second principle of authority and responsibility. Second, a manager who has the authority must also take the responsibility. अथॉरिटी दी है, अभी मान लो कि आपको क्लास का इंचार्ज बनाया है 12th कॉमर्स का, या तो आप अपनी क्लास में मॉनिटर हो। सो मॉनिटर नाम सुन के तो बहुत ही अच्छा लगता है, राइट, बट यू नीड एट द सेम टाइम यू नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑल्सो। और अगर क्लास में मान लो कि कोई मैम नहीं है और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, तो हु विल इंचार्ज, हु विल रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो मैनेजर जिसके पास अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। राइट, तो इस पॉइंट का अगर सिंपल समरी बोले तो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो अगर आप अथॉरिटी ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास, अगर राइट आप क्लास मॉनिटर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता और अगर मैम आके आके आपको आके पूछती है तो यू कैन नॉट से कि मैम ये मेरा सुन नहीं रहे, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, you cannot go. Same way, if you are a manager of a particular department, you cannot say that कि नहीं मेरे पास हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी, राइट। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टूगेदर। सेम वे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू, ये तो है ही है, बट इसके अलावा
Discipline means you need to follow the rules and regulation of that particular organization. जैसे आप अपने कॉलेज में हो तो अपनी कॉलेज, राइट, आपकी कॉलेज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो क्या है, आपको फॉलो करने हैं. दैट क्रिएट्स द डिसिप्लिन. सो नो डिसिप्लिन, नो सक्सेस. सिंपल फंडा. आज आपका मान लो ऑफिस का टाइम 10 बजे, आप आराम से आ रहे हैं 12-1 बजे ब्रेक के टाइम पर. 6 बजे तक रुकना है, 10 से 6 का टाइमिंग है, चलो अभी इतना हो गया, अभी मैं 3-4 बजे निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ. वैसा होता नहीं है. जैसे मैं 2-3 जगह पर वर्क करती हूँ, सो ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन जो है उनके कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन. तो अगर मैं पर्टिकुलर ए इंस्टीट्यूशन में हूँ, सो आई नीड टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन. इफ आई एम गोइंग टू इंस्टीट्यूशन बी, आई नीड टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन. सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज मोस्ट. जैसे आपने भी देखा होगा कि आप जब कॉलेज जाते हो, सो यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी मान लो कि आपकी तबीयत बिगड़ी है या आपको हाफ डे लेना है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही आप निकल जाएंगे. So you need to follow that discipline, rules and regulation. So simple thing, no discipline, no success. Discipline नहीं होगा organization में तो सब ऐसे ही काम करेंगे. कोई डेडलाइन नहीं होगी तो सब ऐसे ही काम करेंगे. That is not possible. So discipline, so यहाँ discipline का मतलब होता है you need to follow the rules and regulations where you are working. Then the unity of command. दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड. आपने देखा है यहाँ पर दो अप्रोचेस दिए हैं. ये वाला जो है वो राइट अप्रोच है. राइट, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन बॉस. ओनली फ्रॉम वन बॉस. अभी आप मान लो फिनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपका एक बॉस ए है, बॉस बी है. अगर सिंगल पर्सन रहा तो ऑफकोर्स यू विल अचीव अ वेरी गुड थिंग. राइट, यू विल अचीव अ वेरी गुड थिंग कि हाँ मुझे एक ही पर्सन से कमांड मिल रहा है और उसके ऑर्डर मुझे फॉलो करने हैं. अभी आप बी डिपार्टमेंट में हो जहाँ पर दो बॉस है, तो उसने बोला नहीं भाई पहले ये करेंगे और इस तरह से होगा. ये बोल रहा है कि नहीं ये 1 and 2, ये बोलेंगे नहीं पहले ये करना है और इस तरह से होगा. सो व्हाट इज एज एन एम्प्लॉय, यू विल ऑल्सो वॉट गेट कंफ्यूज. जैसे आपने दिया है यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, रेड कलर जो है दैट इज द सुपीरियर एंड ग्रीन कलर जो है वो सबऑर्डिनेट, मतलब जो आप जिसके अंदर काम कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पर देखो तो दिस इज द राइट अप्रोच. अभी मान लो कि आपके कोई भी सब सब्जेक्ट में, अभी मान लो कि अकाउंट्स का है, अकाउंट्स के आपकी दो मैम हैं. एक मैम ये वाला पार्ट लेती है, दूसरी मैम दूसरा वाला पार्ट लेती है. वो मैम बोल रही है नहीं मैंने जो बोला है उस तरह से करो, ये मैम बोल रही है मैंने जो बोला है इस हिसाब से करो. सो एज अ स्टूडेंट वो यू विल कंफ्यूज, सुनना किसका करना किसका. सेम वे अगर आप कहीं जगह पर ऑफिस में हो, आप मान लो कि आपके दो बॉस हो, आपके एक बॉस ने आके बोला कि नहीं ये करना है, आपके ये बॉस ने आके बोला कि नहीं ये करना है. तो एज अ सबॉर्डिनेट, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, मुझे सुनना किसका, मुझे करना किसका. This is the thing, right? So principle of unity of command, it means one employee, one boss. One employee means every employee के ऊपर एक बॉस नहीं होता. पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन जो है वो क्या सुपीरियर होना चाहिए. तो जिसका ऑर्डर है, जिसका कमांड है, वो हर किसी को फॉलो करना है, ताकि क्या हो, आपका वर्क जो हो वो क्या स्मूथली and you will achieve the goal of your organization. Right, so one more time let us repeat the fast point number 1 to 4. Division of work. डिवीजन ऑफ वर्क, जो बंदा स्पेशलाइज है उसको वही डिपार्टमेंट हैंडल किया, वही काम दिया, तो आपको जो है वो उसका बेनिफिट मिलेगा. सेकेंड जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, दोनों एक साथ जाएंगे. मेरे को अथॉरिटी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है, वो होगा नहीं. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको फॉलो करने. तो सिंपल फंडा, नो डिसिप्लिन so no success. Unity of command. So every department, every organization में राइट एक बॉस होना चाहिए जिसका ऑर्डर जो है वो पर्सन, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी सबऑर्डिनेट है, वो फॉलो करेंगे. सो व्हाट, द वर्क विल गो स्मूथली. नहीं बॉस वन है, जैसे मैंने बोला कि अकाउंट्स में मान लो कि आपकी दो मैम है, तो ये वाली मैम ने ये बोला तो मैम हमको ये करना है, या वो वाली मैम ने ये बोला या हमको ये करना. ये क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन. जैसे ये वाला आपका डायग्राम दिया हुआ है, तो आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे नहीं. नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो सिंपल थिंग,
one plan for one objective. The principal said there should be a one head and a one plan. ऑफ कोर्स जब हम किसी चीज पर काम करते हैं तो मेन फोकस होता है, बट साइड बाय साइड प्लान बी भी होता है। बट प्लान बी कब इम्प्लीमेंट होता है? जब पहला वाला फेल होता है। प्लान ए अगर मान लो कि अगर आपका फेल हुआ है, देन यू विल गो टू द प्लान बी, बट इफ प्लान ए वर्किंग स्मूथली, then of course no need to go with that, right? So यहाँ पर वन प्लान फॉर वन ऑब्जेक्टिव। प्लान बी हमने हैंडी रखा हुआ है कि अगर कोई एक चीज फेल हो जाए। See here, each group in the organization should have the same objective, and the group should be directly by one manager using single plan. ऊपर देखा हमने, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बंदा रहेगा, एक ही मैनेजर रहेगा जो पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। सेम वे वही मैनेजर ने जिस हिसाब से प्लान बनाया, जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से फॉलो करना है। नहीं मैं ये फॉलो नहीं करूंगी, मैं यहाँ यहाँ जाऊँ, हम ये करेंगे। सो इसमें क्या होगा? यू विल नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आप अचीव कर पाओगे नहीं। सो क्लियर हो गया यहाँ पर? सो दैट इज द वन ऑब्जेक्टिव, वन प्लान फॉर वन ऑब्जेक्टिव। सो वन गोल वन प्लान, इसका समरी है, राइट? वन गोल वन प्लान, दिस इज द थिंग। Then principle of subordination of individual interest to organization interest। आज आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हो, अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं, organization interest is more important than personal interest। See, according to this principle, the interest of individual must be given less important than the interest of organization. While taking the decisions in the organization, the management should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single organizer, than the single employee। तो यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हो, it should be related to the organization। आज आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, तो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? ये ऑर्गेनाइजेशन। नहीं मैं ये करूंगी तो मेरा अच्छा दिखेगा। यू आर नॉट वर्किंग एज एन इंडिविजुअल, यू आर वर्किंग एज अ टीम, राइट? यू आर वर्किंग। तो जो भी डिसीजन, जो भी प्लानिंग लिया जाएगा, वो किसको ध्यान में रख के लिया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर देन एज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड। आप अगर देखो तो कोई भी गेम होगा तो वो क्या क्या होगा? एज अ टीम जब तक आप काम नहीं करोगे। अगर क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, कोई भी टीम है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया रादर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड। मैं अपने रिकॉर्ड बनाऊंगी। कल मान लो कि आप इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन में जा रहे हो। नहीं मैं इंडिविजुअली अपना अच्छा परफॉर्म करूंगी, ग्रुप में हूँ पर मैं अपना अच्छा दिखूंगी ताकि सबको लगे मैं बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर इंस्टीट्यूशन। सो योर इंटरेस्ट विल बी योर इंस्टीट्यूशन, कि हाँ मेरी इंस्टीट्यूशन को प्राइज मिले, मेरा इंस्टीट्यूशन विन हो। सो दैट इज वेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी, योर thing is only your organization first। So organization, company, institution first, self later। इस प्रिंसिपल का मोटो ये है, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, सेल्फ लेटर। सेल्फ मतलब खुद, इंडिविजुअल लेटर। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, दैट इज द decision making authority should be balanced। Centralization refers to the concentration of power and authority. In some organization, this power is vested in one hand or in few hands. This situation occur in small organization, but if the organization is large, there is a decentralization of authority. Right? ये जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें चलता है। ये क्या करता है? बैलेंस करता है। अभी मान लो कि सबको राइट्स दिए हैं। सी, अगर आपकी कॉलेज में आपके मैम और सर होंगे, वो आपको बोलेंगे हाँ ये चीज करना है क्योंकि उनका सब्जेक्ट है। बट एट लास्ट आपकी जो एग्जाम होगी वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड होगी। तो बोर्ड ने क्या बोला है कि भाई हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा।
आपको पैटर्न वही फॉलो करना है जो हम बोलेंगे। तो लास्ट अथॉरिटी किसने रखी है, सेंट्रलाइजेशन किसने रखा है, बोर्ड ने रखा। हाँ, अपने अपने सब्जेक्ट का अपने हिसाब से प्लानिंग करो, समझाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, बट आपके जो भी क्वेश्चन पेपर पूरे साल जो बनेंगे, चाहे वो यूनिट हो, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ही बनेंगे, राइट। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड बी बैलेंस। बोर्ड का छोड़ दो, जैसे आपकी कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, हाँ ओके, आप अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से सिखाओ, कोई इशू नहीं है, बट पर्टिकुलर ये डेट पर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये डेट पर बच्चों के यूनिट टेस्ट होंगे, दैट इज व्हाट द सेंट्रलाइजेशन, राइट। हाँ, जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, सीएफओ होते हैं, सीईओ होते हैं, मतलब केएमपीज होते हैं जो हम एसपी में पढ़ते हैं, की मैनेजर पर्सन, तो वहां पर क्या डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब वो हेड ऑफ द मेन डिपार्टमेंट होगा, उसके हाथ में वो क्या उसको डिसीजन लेना है वो लेगा। सो सी दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी। सो ये प्रिंसिपल का समरी मीन क्या है, बैलेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। ये बैलेंस करता है, हर किसी को राइट दिया है तो ये बोलेगा नहीं भाई मैंने जो बोला है वही होगा, ये बोलेगा मैंने जो बोला है वही होगा, वैसा होता नहीं। ये बैलेंस करता है, बैलेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब के फेयर वेजेस, पैसा। आज हर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो किसके लिए, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज वर्किंग फॉर व्हाट, everyone is working for the money, right? End of the day everyone is doing what, and end of the day they are working for the money. So the fair remuneration affect on the productivity and efficiency level in total. The remuneration तो कैसे फिक्स करना है, according to the consideration of skill, आपकी स्किल कितनी, आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। कल मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री में अगर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो क्या गुड्स बन पाएंगे, रिलायंस मार्केट में आ पाएगा, नहीं। ईच एंड एवरीवन, सिर्फ केएमपीज बोल नहीं सकते कि नहीं ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स, ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है। एक तो आपकी स्किल कैसी है, आपकी एक्सपर्टीज आपकी फील्ड में क्या है, आपको नॉलेज कितना है, टेन्योर, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट, टेन्योर कितने टाइम पीरियड का आपको एक्सपीरियंस है, मार्केट ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबल क्या है, तो उसके हिसाब से जो है वो पैकेजेस फिक्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज कॉल्ड द हायरार्की। सो टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक। सो कैसे आता है, जैसे अभी अभी आप देखने जाओ, आपकी बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं हमारी कॉलेज का, तो सबसे पहले क्या आता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद क्या आता है, मैम्स आते हैं आपके जो क्लास में आपको सिखाती है, दैट इज योर टीचर्स विल कम, एंड एट द लैब एंड एट द एंड हु विल कम, यू विल कम, दैट इज द स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं। दिस इज कॉल्ड द चेन ऑफ कमांड, right? This is called the chain of command, that is the hierarchy of the organization, right? So सबसे पहले जैसे सिंपल ही, this is called the chain of command और scalar chain. So इसको क्या है, that is it will come sequence wise। पहले प्रिंसिपल आएंगे, प्रिंसिपल के बाद कौन आएंगे, सुपरवाइजर आएंगे, सुपरवाइजर के बाद कौन आएगा, टीचर आएगा, और टीचर के बाद आप आते हो। दिस हेल्प टू एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ने ये चीज बोला है तो प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, जो मीटिंग होगी वो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसको बोलेंगे, आपकी टीचर को बोलेंगे, और फाइनली वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या आप तक आएगी, राइट। सो यहाँ पर अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन रिस्पेक्टिव टू द फंक्शनल मैनेजर।
फंक्शनल मैनेजर विल इट गो टू द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर इन्फॉर्म टू द फोरमैन, फोरमैन यानी के जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसको, कि हाँ भाई ऊपर से ये चीज आया है। तो अगर मान लो कि जैसे आपका अभी कॉलेज 15 जून से रीओपन होगा, मान लो कि 1 जुलाई से आपका यूनिट टेस्ट 1 है, मैडम ने डिसाइड कर लिया। तो मैडम क्या करेंगे, खुद सभी को तो क्लास में जा जाके सभी बच्चों को तो बताएंगे नहीं। तो व्हाट शी विल डू, शी विल टॉक विद द सुपरवाइजर, शी विल इन्फॉर्म टू द सुपरवाइजर कि भाई हम 1 जुलाई को सभी का यूनिट टेस्ट 1 रखेंगे। सुपरवाइजर जो है वो सारी डेट सब कुछ कंसिडर करके व्हाट व्हाट ही और शी विल डू, शी विल इन्फॉर्म, ही और शी विल इन्फॉर्म टू योर टीचर्स, and then they will inform to you कि भाई we are planning from the 1 July your unit test 1. This is called the principle of scalar change जो ऐसे जाता है। Now the principle of order, एक order, the principle, a place for everything and everything in its place. Human resource and material should be in the right place at the right time for maximum efficiency. Right place, as I told, आप MBA कर करके निकले, MBA आपने फिनांस में किया है, बट आपको डिपार्टमेंट दे रहे आईटी डिपार्टमेंट, सर मैं तो एमबीए फिनांस में हूँ, कुछ नहीं एमबीए तो हो ना, फिनांस संभालो या आईटी संभालो। तो ये ऐसा होता नहीं है। सो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तो ही क्या होगा, आपको उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। सो द सिंपल थिंग, राइट थिंग एट द राइट place. Then the principle of unity. Management should be fair as well as friendly to the subordinate. Friendly मतलब एकदम भी friendly नहीं, they need to maintain the discipline. अगर मान लो कि बॉस ही एकदम फ्रेंडली हो गए तो क्या है, हाँ कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, अरे पूछना क्या, ऐसे ही निकल जाता है, अपना ही ऑफिस है अपनी कंपनी है, वैसा होता नहीं है। While dividing the work, delegating मतलब सबको काम देना, delegating the authority, deciding the monetary terms, monetary remuneration, पैसे का terms. There should not be any discrimination between the employees. Simple language में बोलूँ तो right equal pay for equal work. राइट, सो जब आप कोई भी काम एज अ केएमपी, अगर आप कोई भी काम डिवाइड करते हो, किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, मॉनिटरी टर्म डिसाइड कर रहे हो, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं। अगर वो बंदा भी इतना ही केपेबल है, इतना ही एजुकेटेड है, इतना ही एक्सपर्टी है, उसको नॉलेज भी है, तो ही और शी शुड गेट द इक्वल पे. It is also suggested that remuneration should not depend on the department but at the level on which the subordinate working. राइट, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं, वो किस हिसाब से वर्क कर रहा है उसके हिसाब से उसको पे करना चाहिए। राइट, सो योर फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इक्वालिटी, सबके लिए क्या रहेगा, इक्वालिटी रहेगा, ताकि क्या हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हो नहीं। एचआर वाले को कम पे मिलेगा, आईटी वाले को ज्यादा मिलेगा, फिनांस वाले को भी ज्यादा मिलेगा, इसके वाले को कम मिलेगा, ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि कंपनी में ईच एंड एवरी पर्सन का इम्पोर्टेंस जो है वो रहता है। देन द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी। आज अगर हम कोई भी दूसरी जगह अगर अप्लाई कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप उनको अपॉइंट करते हैं, द मैनेजमेंट शुड एश्योर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी है, जब आपको रिक्रूट कर रहे हैं, जब आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय सबसे पहला क्या देखेगा, स्टेबिलिटी एंड द जॉब सिक्योरिटी। कल उठ के अगर मुझे निकाल दिया तो आप छोड़ के कहीं जा रहे हो वो अलग बात है, राइट, पर अगर कंपनी ने आपको निकाल दिया तो इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग्स द एम्प्लॉय। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज and the vice versa same, whereas the job security minimize the employee turnover ratio. So job security, तो अगर एम्प्लॉय के दिमाग में, राइट, सबॉर्डिनेट के दिमाग में अगर ये चीज़ है कि यार अगर यहाँ तो मेरी सिक्योरिटी ही नहीं है, कल उठ के भी मुझे ना बोल देंगे कि भाई अब कल से तू आना नहीं, कल से तेरा काम नहीं है, ये चीज़ हो गई, तो वो क्या देगा, 100% जो है वो क्या अपना ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को या कंपनी को 100% देगा नहीं, कि मैं क्यों दूँ,
मेरी कोई जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं, वो तो कल उठ के मुझे ना बोल देंगे, राइट, कि आपको कल से आना नहीं है। वेर एज अगर जॉब सिक्योरिटी है तो मिनिमाइज ये चीज़ क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा कि हाँ भाई दिस इज व्हाट, मेरा यहाँ पर जो है वो जॉब सिक्योरिटी है। सो स्टेबल एम्प्लॉय वर्क बेटर देन द इनिशिएटिव, employees should be encouraged to give suggestions and idea, freedom to think and work on new idea, to take the initiative while working on task। अगर आज कोई मीटिंग हो रही है, ये हो रही है, तो ठीक है, मैंने तो भाई मेरा अपना पॉइंट रखा, बट बट एज एन एम्प्लॉय आपको भी फ्रीडम है, आप कुछ बता सकते हो, कोई इसके अलावा कोई बेहतर प्लान है आपके पास, तो initiative should be welcome and this include what the decision to those idea, and this create the healthy environment of organization culture। तो क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स को भी, एम्प्लॉय को भी लगेगा नहीं भाई हम भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि हमारे भी व्यूज हमेशा वेलकम होते हैं। एज द मैनेजर, एज द जीएम, एज द केएमपी, आपने तो अपने व्यूज रखे, but you can welcome their idea also। And the last principle is principle of spirit they crops, that is the teamwork। So team spirit and unity among employees, that is the main thing। Henry Fayol has given emphasis on team spirit। अगर आपके पर्सनल इशू किसी के साथ है तो वो पर्सनल ग्रजेस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हो दैट टाइम यू आर वर्किंग एज अ टीम। सो एस्पिरिट दे क्रॉप्स, ये जो है एक फ्रेंच वर्ड है, मीन्स यूनिटी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। Running any organization in a group activity and human resources are valuable assets of the organization। If all the employees are working as a union, then there will be a mutual trust, difficulty will easily solve, राइट। तो ये क्या होगा, तो इसका मेन समरी, यूनिटी स्ट्रेंथ। इफ यू विल वर्क एज अ टीम, राइट, अगर आपको एज अ टीम काम करोगे, तो सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सो क्या होगा, कभी कभी जो है वो डिफिकल्टीज भी आएगी, बट यू विल वर्क एज अ टीम, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल माइंड्स है यहाँ पर। हाँ, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने बोला, कौन सा आइडिया अच्छा बेहतर रहेगा, वी विल फिगर इट आउट। प्लस उसमें क्या रहेगा, यू विल वर्क एज अ यूनियन। दूसरा, एज अ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी बना रहेगा। और डिफिकल्टी जो है वो क्या, यूज एकदम इजीली जो है वो क्या सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो इस हिसाब से जो है वो हेनरी फेयोल ने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। सो होप सो कि ये समराइज वे में जो है आपको एक्सप्लेन किया, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द कॉमर्स हब। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।